डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि लिखा हुआ है W.H. ऑडेन के द्वारा। लेकिन उससे पहले हम सीख लेते हैं अबाउट द ऑथर। क्या है कि आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन अबाउट द ऑथर से तो आते ही आते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, W.H. ऑडेन का जन्म हुआ था 1907 में इंग्लैंड में, लेकिन उनका डेथ हुआ था 1973 में अमेरिका में। तो बात सीधी सी ये है कि वो इंग्लैंड में जन्म हुए थे, पले बढ़े इंग्लैंड में, और उसके बाद वो अमेरिका चले गए कब वो, तो 1939 में उन्होंने इंग्लैंड छोड़ा और परमानेंटली अमेरिका में रहने के लिए वहाँ पे फिर चले गए। 1939 ही वो समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ था। और जब वो अमेरिका गए और उन्होंने कुछ दिन रहा, तो 1939 से 1945 तक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। दुनिया काफ़ी बुरी हालत में रही थी, सारे लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इस दौरान उन्होंने जो भी फील किया, जैसा लोगों का लाइफ देखा, उन चीज़ों के आधार पर उन्होंने एक पोएम लिखा। उसका नाम था द एज ऑफ एंग्जाइटी। वो एक बेसिकली कलेक्शन ऑफ पोइट्री था, द एज ऑफ एंग्जाइटी। इन्होंने इस द एज ऑफ एंग्जाइटी को पब्लिश करवाया 1947 में, और इसी कलेक्शन ऑफ पोइट्री के लिए इनको मिला पुलिट्जर प्राइज़ 1948 में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हर पोएट का अपना एक टाइप भी होता है, तो वो थे क्या, तो ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे और एडिटर भी थे। अभी जो हमारे सामने प्रेजेंट लिरिक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, लिरिक है। लिरिक पोएम होता है, ऐसा कि पोइट्री का भी टाइप होता है। तो अभी जो ये है ना लिरिक है, लिरिक उस टाइप की पोइट्री है जिसमें पोएट सिर्फ अपने फीलिंग्स और इमोशंस को जाहिर करता है, इसमें कोई दूसरा कैरेक्टर अलग से नहीं आता। ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है हमारे पास, ये पब्लिश किया गया था 1936 में। देखिए, जो 1936 है, 30s का एरा, तो उस समय ग्रेट डिप्रेशन हुआ करता था। 1930 से लेकर के 1940 के आसपास तक दो फेजेस में सबसे ज़्यादा आज तक की दुनिया की आर्थिक मंदी आई थी। उसी को डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया। और ये 1930 से नहीं, टू बी एग्जैक्ट अगस्त 1929 से शुरू हुआ था। तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान इन्होंने ये कविता को लिखा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो जिस तरीके की स्थिति होगी उस टाइम, उसी पर बेस्ड चीज़ें होती हैं। तो उस समय दुनिया में हर जगह फैला हुआ था महामारी, बेरोज़गारी, भूखमरी, दुनिया भर की समस्याएं भरी हुई थी। उन्हीं सब समस्याओं के बीच में इंसान किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था। तो जो जिस तरीके का फील करता है वो उसी तरीके का लिखता है। तो ये जो पोएट हैं, इन्होंने भी इन्हीं सब चीज़ों को फील करके लिखा है कि कैसे इंसान अपने जीवन में क्या क्या आकांक्षाएं लेकर के पलता बढ़ता है, क्या क्या उसके जीवन में एम्बिशंस होते हैं, किन भावनाओं को, इच्छाओं को पूरा कर पाता है, किन इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, क्या क्या जीवन में उसके कुंठाएं रह जाती हैं, और इसके बाद इंसान उसी तरह से जीवन में जीता है और बढ़ता है। इन्हीं चीज़ों पर लिखा गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हालांकि ये देखने से पहली बार में अगर आप टाइटल से रेफर हो तो ऐसा आपको मालूम पड़ सकता है कि प्रकृति प्रेम पर लिखी गई कविता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कविता पूरी तरह से आधारित है जीवन पर। जीवन में जो हमारे भ्रम हैं, जीवन में जो हमारे कुंठाएं हैं, आशाएं हैं, निराशाएं हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड ये लिखा गया है। पोएम पूरी तरीके से ऑप्टिमिज़म और पेसिमिज़म दोनों फीलिंग्स को अपने अंदर रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टार्ट होता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। देखिए, कहा ये जा रहा है, अगर पहले हम इसका बेसिक मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद पोएम किस कंटेक्स्ट में कहा गया उसको भी समझेंगे। तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि पैरों से पत्ते गिर रहे हैं, तेज़ी से पैरों से पत्ते गिर रहे हैं। पैरों के नीचे जो नर्स फ्लावर होता है, स्पेशली वो पैरों के नीचे, जड़ों के आसपास ही होता है, तो वो अब लंबे समय तक टिक नहीं रहे हैं। बहुत सारे वैसे फूल थे, फ्लावर्स थे, नर्स फ्लावर्स, जो कि अब सूख गए हैं, ख़त्म हो गए, और प्राम्स भी चल रहे हैं। प्राम्स आप देखेंगे एक इस तरीके का, यहाँ पे व्हील लगा हुआ होता है और इधर से धक्का देने का होता है। ठीक है, क्या है कि शहरों में
इस तरीके के जो होते हैं ना काट, इसमें बच्चों को रखा जाता है यहाँ पे और महिलाएं इसको लेकर के कहीं पे भी जाती हैं। लेकिन यहाँ गाँव में इसको भीख मांगने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं कि आदमी बैठ के गाना गाता है और यहाँ से लोग धक्का देते हैं। एनीवे, अगर इसका हम कंटेक्चुअल मीनिंग देखेंगे कि किस सेंस में लिखा गया है, तो ये कहा जा रहा है तो ये इंसानों के जीवन पर आधारित कविता। तो कहा यह जा रहा है कि अब लोगों की मृत्यु बहुत तेज़ी से हो रही है, लोग हमेशा मर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने बताया ये पोएम लिखा गया है ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में, जैसा कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और ये 36 में हमारा पोएम पब्लिश हुआ है। मतलब ये है कि उसके पहले वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि ऐसा तो होता है नहीं कि दुनिया अच्छे से चल रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सुबह उठे और वॉर शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। काफ़ी दिन पहले से कुछ न कुछ टेंशन चल रहा होता है। तो डिप्रेशन था और उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, हर तरीके की समस्याएं जैसे कि भूखमरी, बेरोज़गारी वगैरह, बीमारी वगैरह, ये सब थी ही। तो उसी के बीच में ये कहा जा रहा है कि अभी लोगों की मृत्यु तेज़ी से हो रही है, लोग रोज़ाना मर रहे हैं, हमेशा किसी न किसी चीज़ का, जैसा कि महामारी का शिकार हो रहे हैं। हालांकि लोगों की सेवा करने के लिए लोग रहते हैं, लोगों को बचाने के लिए भी लोग हैं, कोशिश करी भी गई है, लेकिन वो लोग टिक नहीं पा रहे हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सेवा शुश्रूषा की गई, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सब अपने ग्रेव्स तक चले जा चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अपनी अंतिम यात्रा तय कर चुके हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, कहने का ये मतलब है कि बर्थ रेट भी वैसा ही है, जन्म तो लेता ही रहता है, जीवन चक्र यही है। लोग रोज़ जन्म लेते हैं और लोग रोज़ मरते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। अगर आप शमशान घाट जाएंगे तो लोग आपको मरते हुए ही दिखेंगे, मैटरनिटी टाइप का हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको रोज़ जो है ना रोज़ बच्चे जन्म लेते हुए ही दिखेंगे। तो यही जीवन का चक्र है और ये चलता चला जा रहा है। आगे कहा जा रहा है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट pluck us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स का मतलब यह है एजेंट्स ऑफ डेथ, जो चीज़ें हमें डेथ कॉज करती है, जिस वजह से लोगों का डेथ हो जाता है, वो लेफ़्ट एंड राइट चारों तरफ भरा हुआ है। जैसे कि बेरोज़गारी, भूखमरी, महामारी वगैरह चारों तरफ भरा हुआ ही है। जैसे कि डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आज की दुनिया में भरा पड़ा हुआ है और यही एजेंट्स ऑफ डेथ हैं। इसी के वजह से आजकल लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं और जब लोग मर जाते हैं तब वो जो वास्तविक सुख है, जो वास्तविक खुशी है, उसी से दूर हो जाते हैं। रियल डिलाइट पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा है कि आजकल के लोगों का माइंडसेट बड़ा अलग हो गया है। लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो पोजेशंस हैं, लोग उसको ज़्यादा वैल्यू करने लग गए हैं। जैसे कि किसी को अच्छी बाइक चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छा बंगलो चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए वगैरह। आशाएं जो है ना बहुत ज़्यादा, आकांक्षाएं लोगों की बहुत ज़्यादा हैं और लोग उसको पूरा करना ही जीवन समझने लग गए हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जीवन में जो सबसे ज़्यादा सुखी होने का वजह है वो खुद लाइफ ही होना चाहिए। जीवन है यानी कि आप सबसे ज़्यादा खुश हैं, ऐसा होना चाहिए। क्या है कि इंसान की ज़रूरतें और इच्छाएं, अगर आप एक पूरी करो तो दूसरी आ ही जाती हैं। सारी की सारी पूरी नहीं की जा सकती, कंट्रोल किया जा सकता है, तो बेहतर है कि कंट्रोल ही किया जाए। ठीक है, अगर क्योंकि कंट्रोल नहीं करेंगे तो इच्छाएं हमेशा ज़रूरतें बढ़ती चली जाएंगी और फिर एक दिन आप लगेगा इस तरह के कि चारों तरफ से आप घिरे हुए हो, डिप्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, सुसाइड की खबरें आती रहती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। तो इसीलिए इंसान को ये समझना चाहिए कि जो रियल डिलाइट है, जो जीवन का सबसे बड़ा चीज़ है, वो खुद लाइफ ही है। आप जिंदा रहें, आप अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल करिए और उसी के साथ आप जिए, ये सबसे बड़ी बात है। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग हमारे नज़दीक रहते हैं, जो हमारे किथन किन्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो जो हमारे नज़दीकी लोग हैं, वो लोग फ्रीज़ हो जाते हैं जब हमारा डेथ होता है। ऐसा उनको लगता है कि अब हमारे सिवा उनका दुनिया में कोई नहीं है और वो अब शिथिल पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है, ये कहा गया है। आगे देखिए, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। कहा यह जा रहा है कि जब लोगों का डेथ हो जाता है तो लेके जाया जाता है उनको। अब जैसे
इंडिया में है तो हिंदू मुस्लिम या फिर सिख जो भी हैं, सबका अपना अपना डेथ के बाद उनका क्रियाकर्म है, अपना तरीका है। लेकिन ये तो इंग्लैंड में लिखा गया है W.H. Auden के द्वारा। वहाँ पे जो तरीका है कि एक वुडन बॉक्स होता है, उसमें लोगों को उठाया जाता है, कंधे पे लेकर के जाया जाता है और बहुत सारे लोग पीछे भी साथ में फॉलो करते हैं। लगभग यही तरीका हर जगह है। तो लेके जाया जाता है लोगों को, अंतिम यात्रा इंसान की वही होती है। उसके बाद सारे लोग फॉलो करते हैं और जो भी लोग जा रहे होते हैं ना, वो सब लोग एक ऐसा उनके मन में होता है कि सारे लोग जो मर गया है उसके प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, उनसे प्यार है। लेकिन ऐसा है नहीं। कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि वो सारे लोग बस झूठा प्यार शो करते हैं, सब कुछ झूठा है। जैसे कि या तो भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, अंकल आंट हो गए वगैरह, ये सारे लोग जो भी हमारे रिलेटिव्स हो गए, सब लोग जो ऐसा दिखाते हैं, अंदर में होता उनके प्यार रियल में नहीं है, बस दिखाते हैं। क्योंकि ऐसा समय आता है जीवन में जब वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हो सकता है कि आपका साथ छोड़ दें, आपको इग्नोर करके आगे चले जाएं। ठीक है, जो भी हमारे लाइफ में है रिलेटिव्स, वो सब सिर्फ झूठा ही प्यार दिखाते हैं। पेरेंट्स एक अलग चीज़ है। क्या है कि पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं है कि हम जज करते हैं कि इनको प्यार है या नहीं है, ऐसा होता नहीं है। पेरेंट्स ही से ही तो हम हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो इसके अलावा जो लोग हैं वो सब अपना बस होने का दिखावा करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो मरने जीने की कस्में खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है, साथ कोई जाता नहीं है। किसी के मरने पे लोग मर नहीं जाता है, अकेले जीना लोग सीख लेता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है, starving through the leafless wood, trolls come scolding for their food, and the nightingale is dumb, and the angel will not come। कहा यह जा रहा है कि देखिए, जब इंसान, अभी हमने पढ़ा कि जब इंसान का डेथ हो जाता है तो उसको वुडन बॉक्स में रख के ले जाते हैं, ज़मीन में दफनाते हैं उनके कल्चर में। तो जब ज़मीन में दफना लेते हैं उसके बाद होता क्या है, इस पैराग्राफ का 2 मीनिंग है, ये दोनों को समझिए आप। अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो होता क्या है कि देखिए, इंसान की तो बॉडी है, चाहे जब तक आप ज़िंदा हो कितना भी इस बॉडी को खिला लो, कितना भी सजा लो वगैरह, जो भी करना है कर लो आप। लेकिन जब डेथ होता है तो सारे शरीरों की एक ही गति होती है। ठीक है, अगर जब दफनाया गया तो बॉडी को डिकम्पोज होना है, बॉडी ख़त्म हो जाएगा, सड़ेगा, फिर कीड़े आएंगे और वो कीड़े उसको खाएंगे। अब यहाँ पे ट्रॉल्स की बात करी गई। देखिए, स्कैंडिनेविया एक जगह है, स्कैंडिनेविया का जो मिथिकल स्टोरीज़ है, जो पौराणिक कथाएं हैं, वहाँ पे एक खास तरीके के कीड़े होते हैं जिनका शरीर छोटा होता है, मुंह और दांत बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो उस तरह के कीड़े आते हैं कहाँ से, तो लीफलेस वुड से होते हुए, जो जिस वुडन बॉक्स में दफनाया गया है, तो वुड तो लीफलेस है, उससे भी होते हुए उसको भी खाते हुए ज़मीन के अंदर ही अंदर, और फिर आते हैं शरीर को खाते हैं क्योंकि उनका वही खाना है। तो कहा यही जा रहा है कि इंसान के मरने के बाद शरीर की गति एक ही होनी है। इंसान का शरीर जैसे कि जिन चीज़ों से मिलके बना है उन्हीं चीज़ों में विलीन हो जाना है। और जब ये सारा और इससे पहले जो सीन आपको बताया गया, जब सब कुछ सीन बताया जा रहा होता है ना, तो फिर उसके बाद नाइटिंगेल इज़ डम। ठीक है, बुलबुल एक ऐसा है जो प्रकृति की सुंदरता में निखार लाता है, उसका गीत। लेकिन अभी है नाइटिंगेल इज़ डम, मतलब अब प्रकृति की सुंदरता भी किसी को दिख नहीं रही होती है। अब जैसे किसी नदी के पास एक एग्जांपल लिया जाए, शमशान घाट जो होता है हिंदू लोगों को जलाने के लिए, तो नदी के पास होता है। नॉर्मली अगर आप किसी नदी के पास जाओ तो आपको दृश्य सुंदर दिख सकता है, लेकिन अगर डेथ होता है और जब जलाने जाया जाता है तो वहाँ पे एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई होती है, किसी की सुंदरता वहाँ पे नहीं भी दिख सकता है। उसी तरीके से जब ये जो मैंने सारा सीन का वर्णन किया, इंसान मर गया है, उसको ले जाके दफनाया गया है, कीड़े आके अगर उसको खा रहे हैं, तो वहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अब प्रकृति की सुंदरता किसी को दिख नहीं रही है। और वो जो पौराणिक कथाओं में जो ट्रोल्स हैं वो आके खा रहे हैं, और पौराणिक कथाओं के हिसाब से ही मरने के बाद शरीर को स्वर्ग या नरक में ले जाने के लिए जो या तो पड़ी आती है या फिर कोई दूत आता है, शांति दूत वगैरह, अभी इस समय यहाँ पे रियलिटी में कुछ भी नहीं है। दूसरा सेंस ये कहा जा रहा है कि अब जब इंसान की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, जैसा कि हमने पिछले 3 पैराग्राफ में देखा, जब इंसान की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है तो फिर इंसान कुंठित हो गया है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, और इस वजह से
अभी सब कुछ उसको काफ़ी बदसूरत सा दिख रहा है, प्रकृति में उसको कोई सुंदरता दिख नहीं रही है। जैसे अगर वुड की बात करें, हम वुड्स जंगल की बात करें, ठीक है, लीफलेस पेड़ की बात करें, अगर एक ऐसा पेड़ जो इसमें पत्तियां नहीं हैं, पत्तीहीन, तो डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या सीन है, आपका सिचुएशन क्या है। हो सकता है कि कोई एक पेड़ खड़ा है जिसमें एक भी पत्ती नहीं हो, आपको कभी उसमें सुंदरता दिख सकती है। बच्चे फ़ोटो भी लेते हैं, ठीक है, तो उसमें सुंदरता देख करके फ़ोटो लेते हैं। लेकिन अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप दुखी चल रहे हो, तो वो वही पेड़ आपके लिए दुख का परिचायक होता है। तो सब कुछ हमारे सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो जब स्टार्व कर रहे हैं लोग, चूँकि हमने बताया ये ग्रेट डिप्रेशन की बात है, तो लोग भूखों मर रहे हैं, चारों तरफ भूखमरी फैला हुआ है, तो इसलिए सबको हर जगह प्रकृति की कोई सुंदरता नहीं दिख रही है, सब जगह दुख का ही माहौल है। लोग जो है ना ट्रोल्स की तरह, जिनके बड़े मुंह दांत होते हैं, उसकी तरह खाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। दुनिया में बेरोजगारी है। और उसके बाद फिर से वही बात, प्रकृति की सुंदरता नहीं है, ईश्वर का कोई शांति दूत भी नहीं है जो कि आकर के शांति स्थापित करे या फिर ईश्वर के पास ले जा करके उसको अच्छा जीवन दे। आगे देखिए, जब इंसान को दफना दिया गया है तो एक खास सीन का वर्णन किया गया है, दृश्य का वर्णन किया गया है जहाँ पे दफनाया गया है। तो इमेजिन करिए कि एक फील्ड है, कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसी फील्ड में एक जगह दफनाया गया है। दूर जो है ना पहाड़ भी है, आगे कहीं पहाड़ है और स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, सब पे बर्फ़ जमा हुआ है, चूँकि इंग्लैंड है, ठंडा प्रदेश है, सब पे बर्फ़ जमा हुआ है, कहीं से वाटरफॉल भी है, ठीक है। तो ऐसा सीन है। कहा यह जा रहा है कि जिस जगह पे दफनाया गया वहाँ पे एकदम ठंडा, एकदम इम्पॉसिबल, जिस पर कि चढ़ना मुश्किल हो, आगे वैसे ही पहाड़ है जो कि काफ़ी सुंदर देखने में प्रतीत हो रहा है। मात्र यही एक चीज़ है जो कि शांति प्रदान कर रहा है ट्रैवलर को। ट्रैवलर कौन है? तो जो इंसान मर गया है, जिसका डेथ हो गया है और उसको दफना दिया गया है, और लास्ट डिस्ट्रेस यानी कि जीवन का जो अंतिम उसका क्षण है मरने के बाद का भी, और जो उसकी अंतिम यात्रा है, उस अंतिम क्षण में, उस अंतिम यात्रा में ट्रैवलर को यही जो सुंदर दृश्य का मैंने वर्णन किया, वही एक सुंदर दृश्य उसको शांति प्रदान कर रही है। अदरवाइज उसके साथ रह कोई नहीं रहा है, उसके साथ जाएगा कोई नहीं। सारे लोग गए हैं फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव शो करते हुए, वो लोग जा करके दफनाएंगे और दफना करके वापस अपने घर चले जाएंगे। उसके साथ कोई रहने वाला नहीं है, रहेगा तो बस एकमात्र प्रकृति, सुंदर दृश्य, यही एक चीज़ शांति प्रदान करती है। तो यही सब कुछ है इस पूरे पोएम का मीनिंग। अब आप इसका समरी देख लेंगे। क्या है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट WH ऑडिन के द्वारा लिखा गया है, 1937 में पब्लिश हुआ है, और ये ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे पब्लिश हुआ है। मतलब ये है कि दुनिया बहुत त्रस्त थी, त्राहिमाम थी दुनिया, बेरोज़गारी, भूखमरी और महामारी से। और उस दौरान लोग इतने ज़्यादा दुखी थे कि कहीं प्रकृति की सुंदरता भी लोगों को दिखाई नहीं पड़ती थी। जो पड़ोसी हुआ करते थे वो सब षड्यंत्र रचने में लगे हुए थे। देश भी एक दूसरे के पड़ोसी भी षड्यंत्र ही रच रहे थे। लोग भी जब सुखी नहीं रहते हैं तो फिर क्या है कि वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, अपने स्वार्थ का ही सोचते हैं, तो इसीलिए लोग आसपास वाले भी सुखी नहीं रहते हैं वगैरह। लोगों का डेथ हमेशा हो रहा था, लोग रोज़ मर रहे थे, जन्म भी लोग रोज़ ले रहे थे। भूखे नंगे लोग चारों तरफ इधर उधर फैले हुए थे, लोग रोज़गार की तलाश में थे, ठीक है। और इसी तरीके से लोगों का डेथ होने के बाद लोगों को लेके जाया जाता था दफनाने जलाने के लिए, जिसमें से कि ट्रोल्स आकर के उनको खाते थे। इंसान के अंतिम जो यात्रा है, इंसान की अंतिम यात्रा, उसमें सिर्फ प्रकृति का जो सुंदर दृश्य है वही इंसान के साथ जाता है, और जितने भी लोग होते हैं सब सिर्फ झूठा प्यार दिखाते हैं। यही सारी चीज़ें हैं समरी में, आप इसी को लिख देना। और बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं आप करिए, समरी भी आप लिखने की कोशिश करिए, और ज़रूरत अगर हो इसके नोट्स की, समरी वगैरह क्वेश्चन आंसर की, तो आप मेरे को मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप या फेसबुक में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।